वेलकम एवरीवन, मैं वैशाली शर्मा आपका स्वागत करती हूँ वीएस इकोनॉमिक्स चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वीएस इकोनॉमिक्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस प्राइस इफेक्ट्स, हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट डिमांड फॉर अ कमोडिटी। यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो है वो किस तरह से हमारी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। व्हाट इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पर एक डेफिनेशन शो हो रही होगी। It refers to effect of change in the price of commodity X on the demand for commodity Y when X and Y are related goods। ठीक है, यानी कि किसी कॉमोडिटी की, हमारे पास दो कॉमोडिटीज हैं और दोनों कैसी हैं, रिलेटेड हैं एक दूसरे से, यानी कि या तो वो सब्स्टिट्यूट होंगे या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे। ठीक है, अब कहते हैं कि एक गुड्स की प्राइस का दूसरी गुड्स की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसे कहा जाता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। हमें बोलने से ही पता चल रहा है क्रॉस प्राइस, यानी कि प्राइस का क्या होना, क्रॉस होना, यानी कि एक कमोडिटी की प्राइस का दूसरी कमोडिटी की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसे कहा जाता है क्रॉस प्राइस इफेक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो हमारे पास कमोडिटी है वो कैसी है, एक दूसरे से रिलेटेड है, या तो वो सब्स्टिट्यूट होंगे या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं। तो एक बार फटाफट से हम एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होती हैं, वो गुड्स जिनको एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यानी कि सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, उन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे कि टी एंड कॉफी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें एक गुड की प्राइस में और दूसरे गुड्स की डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। मान लीजिए एक गुड की प्राइस अगर बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, दूसरे गुड्स की जो डिमांड होती है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, पूरक वस्तुएं, यानी कि वो वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं, यानी कि अगर एक वस्तु नहीं है तो दूसरी वस्तु का, उसके लिए मतलब दूसरी वस्तु का हम यूज नहीं कर सकते उसके बिना, जैसे कि पेन एंड इंक। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास पेन है और इंक नहीं है तो भी वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, और यदि हमारे पास पेन है और इंक नहीं है, या हम कह सकते हैं इंक है और पेन नहीं है, तो वो भी हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। यानी कि ये वस्तुएं कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे के बिना अधूरी होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है। एक कमोडिटी की प्राइस का दूसरी कमोडिटी की डिमांड से कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है। यानी कि अगर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो हम क्या करते हैं, दूसरी कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो ऑटोमेटिकली घटना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट, किस तरह से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट करेंगे डिमांड फॉर अ कमोडिटी को। फर्स्ट पॉइंट देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने आपको बताया कि टी एंड कॉफी आर टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। हम एग्जांपल लेकर चलेंगे टी एंड कॉफी का, ठीक है, कि टी और कॉफी हमारे पास दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब आप देखिए फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अब कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड की अगर प्राइस इंक्रीज हो गई, अब ध्यान से समझिएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में भी और हरियाणा बोर्ड में भी, और इसके अलावा जब हम कॉलेज लेवल की बात करते हैं तभी ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट, तो आपको ध्यान से देखना है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इनिशियली इफ प्राइस ऑफ टी इज OP1। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको एक डायग्राम शो हो रहा होगा जिसमें O एक्सिस पर आपको दिया हुआ है क्वांटिटी एंड OY पर दिया हुआ है आपको प्राइस। अब नाउ सपोज द प्राइस ऑफ टी रिमेन कांस्टेंट। अब आप देखिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के इंक्रीज होने का इसमें क्या मतलब है, ये कहता है कि मान लीजिए अगर हमारे पास टी की प्राइस कांस्टेंट है और प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज, और कॉफी की प्राइस बढ़ रही है, तो अब आप देखिए मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है, प्रतिस्थापित वस्तुएं जिन्हें एक दूसरे के स्थान पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी कह रहा है कि अगर हमारे पास टी की प्राइस कांस्टेंट है और कॉफी की प्राइस बढ़ रही है, तो आप खुद सोचिए तो क्या होगा, अगर टी की प्राइस कांस्टेंट है और कॉफी की प्राइस बढ़ रही है तो जो कंज्यूमर होगा उसका क्या रिएक्शन होगा, वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा किसकी डिमांड करेगा, एक ऑब्वियस सी बात है वो टी की डिमांड करेगा। जब टी की प्राइस कांस्टेंट है तो वो क्या करेगा, टी की डिमांड करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा
कि जो टी की डिमांड होगी वो अपनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, P1 आपके पास प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, किसकी प्राइस है ये? टी की। अब उसके बाद फर्स्ट डिमांड कर्व है आपका डी। ठीक है, जिसमें आपके पास जब डी डिमांड कर्व है आपके पास तो क्वांटिटी कितनी है? ओटी। अब उसके बाद कहता है कि जैसे ही प्राइस टी की कांस्टेंट हुई और प्राइस कॉफी की बढ़ी तो कंज्यूमर ने कैसा रिएक्ट किया? उसने तुरंत क्या किया? टी की डिमांड को बढ़ा दिया। तो टी की डिमांड D1 से बढ़कर कितनी हो गई? D2। ठीक है, प्राइस अपने पास कांस्टेंट है और साथ ही साथ उसने अपनी, भाई कॉमन सी बात है, जब डिमांड बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। फिर उसने क्या किया? टी की क्वांटिटी को बढ़ा दिया ओटी से ओटी हैश। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा डिमांड कर्व था वो कहाँ शिफ्ट हो गया? राइट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब कहता है, अब मान लीजिए अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो जाए तो कंज्यूमर का क्या रिएक्शन होगा? आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको डायग्राम शो हो रहा है, जिस डायग्राम में आप क्या देखेंगे कि कॉफी की प्राइस डिक्रीज हो गई। ठीक है, प्राइस ऑफ कॉफी अगर डिक्रीज हो जाती है तो वो क्या करेगा? भी कॉफी की प्राइस कम हो गई तो अब वो क्या करेगा? अब वो सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि डिमांड लेस टी, अब वो क्या करेगा? टी की डिमांड को कम कर देगा। अब जब उसने ये देखा कि मार्केट के अंदर कॉफी की प्राइस कम हो गई तो अब वो क्या करेगा? टी की डिमांड को घटा देगा और कॉफी की जो प्राइस डिमांड होगी उसको बढ़ा देगा। इसलिए अपना, ठीक है, अब वो क्या करेगा? जो टी की डिमांड को क्या करेगा? कम कर देगा, यानी कि जो डी का, हमारा जो टी का डिमांड कर्व है वो डी हैश से पीछे हो जाएगा डी तक। ठीक है, तो वो डी हैश से हो जाएगा पीछे डी, यानी कि वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये किसको दिखाता है? डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, इसमें हमें क्या, एक बात आप ध्यान रखना, इसमें हम केवल एक कमोडिटी का रिएक्शन दिखा रहे हैं, यानी कि हम ये लेकर चल रहे हैं कि वो टी की डिमांड को घटा रहा है या बढ़ा रहा है। ठीक है ना, एक की कमोडिटी की प्राइस बढ़ने या घटने से। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि जब हमारे पास एक्स एंड वाई दो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं और उसमें से मान लीजिए कोई एक गुड है, मान लीजिए कोई एक प्राइस, किसी एक कमोडिटी की प्राइस मान लीजिए एक्स है, अगर उसकी कांस्टेंट है तो ये किस चीज को दिखाता है? ये दिखाता है कि अगर हमारे पास वाई की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो एक्स का जो डिमांड कर्व होगा वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर वाई की प्राइस हमारी डिक्रीज हो रही है तो एक्स का डिमांड कर्व जो होगा वो हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? वो हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आता है डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल क्या है? कार एंड पेट्रोल। अब इसमें भी हम सेम ऐसे पढ़ेंगे, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको एक डायग्राम शो हो रहा है जिसमें हमने क्या देखा कि आपके पास D1 जो है वो इनिशियल अपना डिमांड कर्व है। ठीक है, D1 अपना इनिशियल डिमांड कर्व है और सेम है OP1 अपना प्राइस है किसकी? कार की प्राइस जो है अपनी फिक्स्ड है। अब कहता है कि प्राइस जो है कार की फिक्स्ड है लेकिन प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज, लेकिन पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई। अब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए ठीक है कार की प्राइस अपने पास कांस्टेंट है लेकिन पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई। अब कार चलेगी किससे? पेट्रोल से चलेगी। अब अगर पेट्रोल की ही प्राइस बढ़ गई तो अब कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा? अब वो कार की डिमांड को क्या कर देगा? कम कर देगा। अब कार की डिमांड को कम करेगा तो डिमांड अगर डी से कम होगा कितना हो जाएगा? डी हैश। ठीक है, तो ये किसको दिखाता है? इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यानी कि इसमें मैंने आपको बताया कि एक के प्राइस में चेंज आने से या चेंज आए या ना आए, दूसरी कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आया है ये दिखाता है अपना क्रॉस प्राइस इफेक्ट। नेक्स्ट आता है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब कहता है, अब मान लो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो जाए, मान लीजिए अपने पास कहता है कार और पेट्रोल है। अब कहता है मान लो पेट्रोल की प्राइस कम हो जाए। अब पेट्रोल की प्राइस कम हो गई, इसका मतलब क्या है? अब कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा? वो ज्यादा से ज्यादा कार्स को खरीदेगा। अब उसको क्या लगेगा कि कार की प्राइस कांस्टेंट है और दूसरी तरफ पेट्रोल की प्राइस भी जो है अपनी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो क्या करेगा? कार की डिमांड को बढ़ा देगा। इसलिए अपना जो डिमांड कर्व होगा वो डी से बढ़कर हो जाएगा डी हैश। ठीक है, मतलब कि फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारे पास होते हैं तो और उसमें से अगर एक गुड्स की प्राइस कांस्टेंट है तो ये क्या दिखाता है कि मान लीजिए अगर एक गुड की प्राइस कम हो रही है तो दूसरे गुड की जो डिमांड होगी ना वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो उसकी डिमांड जो होगी वो पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब इनकम और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी सा है।
कि इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होता है। भी अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, उस पर्सन की इनकम बढ़ रही है, तो जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती रहेगी उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी। और अगर कोई पर्सन है, अगर उसकी इनकम कम हो रही है तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम होती रहेगी। यानी कि इनकम और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, अब हमारे पास अब ये कहते हैं कि हमारे पास ना 2 टाइप्स के गुड्स होते हैं। यानी कि इनका कहना है कि कंज्यूमर की जो डिमांड होती है ना वो गुड्स पर भी डिपेंड करती है कि कौन से टाइप्स की गुड्स है, यानी कि वो किस गुड की डिमांड कर रहा है, उससे पता चलता है कि भाई हाँ डिमांड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। ठीक है, या उसमें रिलेशन कैसा है। तो 2 टाइप्स के गुड्स मेनली पाए जाते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर उनकी डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो वो डिमांड भी बढ़ा देगा। ठीक है, वो होते हैं नॉर्मल गुड्स। तो कहते हैं नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। कहते हैं जब हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं तो इनकम और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। और नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट जो होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट कैसा होगा। तो नॉर्मल गुड्स है तो उसके केस में इनकम इफेक्ट कैसा होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कहता है ये कि हाउ डिमांड कर्व ऑफ नॉर्मल गुड्स चेंजेस व्हेन इनकम ऑफ द बायर्स चेंज। कहते हैं मान लीजिए अगर बायर्स की इनकम में चेंज आ जाए तो कहता है कि नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व कैसा होगा, नॉर्मल गुड्स के डिमांड कर्व में क्या चेंज आएगा अगर बायर्स की इनकम में चेंज आ जाए। तो बायर्स की इनकम में 2 तरह से चेंज आ सकता है, या तो उसकी इनकम इंक्रीज होगी या इनकम डिक्रीज होगी। अगर उसकी इनकम इंक्रीज होती है तो जो डिमांड कर्व होगा वो कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर उसकी इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड कर्व बैकवर्ड पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रहा है जिसमें हमने ओ एक्सिस पर लिया हुआ है क्वांटिटी और ओ वाई पर लिया हुआ है हमने प्राइस। ए और बी अपना इनिशियल डिमांड कर्व है। उसके बाद कहता है कि जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई तो अपना डिमांड कर्व जो हुआ वो कैसे हो गया, बी सी। ठीक है, और अगर इनकम कम हुई तो डिमांड कर्व अपना हो गया डी ई। ठीक है, तो ये कहता है कि किस तरह से कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज या डिक्रीज होती है नॉर्मल गुड्स के केस में तो अपना जो डिमांड कर्व होता है वो किस तरह से शिफ्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंफीरियर गुड्स। अब इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं, कहते हैं इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि ये दिखाता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है ना वैसे वैसे उसकी जो डिमांड होती है गुड्स की, मतलब कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो उस गुड्स की वो डिमांड कम कर देता है। ये होते हैं इंफीरियर गुड्स, मतलब इंफीरियर गुड्स होते हैं जो घटिया वस्तुएं होती हैं। अब देखो जब तो उसकी डिमांड कम होती है तो क्या करता है, अभी उसकी मजबूरी हो जाती है घटिया वस्तुओं को खरीदना क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो इन गुड्स की डिमांड वो कम कर देता है। तो हमने क्या देखा कि इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। यानी कि अगर उसकी इनकम कम होती है ना, अगर उसकी इनकम कम होती है तो वो क्या करता है, उस गुड्स की डिमांड बढ़ा देगा। और अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो क्या करता है, उस गुड्स की डिमांड को कम कर देगा। किन गुड्स की, इंफीरियर गुड्स की। तो इस हमने क्या देखा कि इंफीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशन पाया जाता है इनकम के बीच में और डिमांड के बीच में। ठीक है, सेम इसमें भी हमारे पास ऐसे है कि इंफीरियर गुड्स डिमांड कर्व जो होगा इंफीरियर गुड्स का क्या होगा, जब बायर्स की इनकम में चेंज आएगा। तो कहता है इनकम में कैसे चेंज आएगा, या तो इनकम बढ़ेगी या फिर घटेगी। अगर इंक्रीज इन इनकम, अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो मैंने आपको क्या बताया कि इनकम अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, वो इन गुड्स की डिमांड कम कर देगा। तो इसका मतलब डिमांड कर्व हमारा कहाँ शिफ्ट होगा, बैकवर्ड पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर इन गुड्स की डिमांड कम, अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो इन इंफीरियर गुड्स की डिमांड को वो बढ़ा देगा। तो वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑन डिमांड फॉर अ कम्युनिटी। कहता है कि कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस का भी इम्पैक्ट पड़ता है उसकी डिमांड के ऊपर। ये बात ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कहता है इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। कहते हैं किसी भी कम्युनिटी की जो डिमांड होती है ना वो उस इंडिविजुअल की लाइक्स और डिसलाइक्स पर भी बेस्ड होती है, इम्पैक्ट डालती है। यानी कि कंज्यूमर जो है वो किस चीज को ज्यादा पसंद कर रहा है, किस चीज को वो कम पसंद कर रहा है। जिस चीज को वो ज्यादा पसंद कर रहा है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और जिस चीज को वो कम पसंद कर रहा है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। सेकंड देखिए ट्रेंड्स एंड फैशंस। कहते हैं ट्रेंड्स और फैशंस जो होते हैं ना वो भी किसी कम्युनिटी की डिमांड को इम्पैक्ट डालते हैं, किसी कम्युनिटी की डिमांड पर अपना इफेक्ट छोड़ते हैं।
कहते हैं अब क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड्स होते हैं, फैशंस होते हैं, वो बदलते रहते हैं। ठीक है, आज किसी चीज का फैशन है, हो सकता है 2 महीने के बाद उस चीज का फैशन ना रहे, किसी और चीज का फैशन हो जाए। तो जिससे क्या होता है, लोगों का जो टेस्ट होता है वो भी चेंज होता रहता है, और उसके अकॉर्डिंग जो होती है उस कमोडिटी की डिमांड भी जो होती है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट कहते हैं क्लाइमेट इन्वायरमेंट। कहते हैं क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट का भी कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस पर इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि मान लीजिए विंटर सीजन है, अब विंटर सीजन में लोग ज्यादा किस चीज की डिमांड करेंगे, भी टी की डिमांड करेंगे, कॉफी की डिमांड करेंगे। लेकिन जैसे सीजन चेंज हुआ, मान लीजिए समर सीजन आया, तो समर सीजन में वो किसकी डिमांड ज्यादा करेंगे, भाई समर सीजन में किस चीज की हम डिमांड ज्यादा करते हैं, भाई हम जैसे बच्चे हो गए या सब लोग नॉर्मल भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करेंगे, हम आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी किसी कम्युनिटी की जो डिमांड होती है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कहते हैं कई बार क्या होता है कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस जो होते हैं उसमें ना फेवरेबल और अनफेवरेबल चेंजेस भी आ जाते हैं। कहते हैं कि जब हमारे पास फेवरेबल चेंज होगा, मान लीजिए देखिए क्या होता है, कई बार कुछ गुड्स कम्युनिटी ऐसी होती है जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, हमारे लिए काफ़ी हेल्दी होती है। तो यानी कि वो हमारे लिए क्या हो गई, फेवरेबल हो गई। तो वो फेवरेबल होंगी तो उसका जो डिमांड कर्व होगा वो फॉरवर्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो हमारे लिए अनफेवरेबल होंगी, ठीक है, तो उसका डिमांड कर्व जो होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसे आप एक डायग्राम से समझ सकते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रहा है जिसमें आपको क्या शो हो रहा है कि आपका ए बी डिमांड कर्व है, उसके बाद आपका डिमांड कर्व इनिशियल डिमांड कर्व ए बी है। जैसे फेवरेबल कंडीशंस की बात आती है तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा सी डी, और अनफेवरेबल की बात आएगी तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा ई एफ। ठीक है,